गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम 8th क्लास का सेकंड लेसन रीड करने जा रहे हैं और हमारे लेसन का नाम है, आज की लेसन जो हमारा है वो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कैसे कंपनी भारत देश में व्यापार करने आती है और कैसे यहाँ पर वह साम्राज्य यानी यहाँ की सत्ता पर अपना शासन जमा लेती है। तो हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे। इसमें बेटा ये है कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यानी औरंगजेब थे मुगल बादशाहों में सबसे शक्तिशाली शासक औरंगजेब ही थे। इसके बाद है बेटा उनकी जो मृत्यु थी वो 1707 में हो गई, लेकिन और उनकी मृत्यु के बाद पूरे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। यानी जो बड़े बड़े सामंत वर्ग के लोग थे या जमींदार लोग थे वो भी अपनी ताकत दिखाने लगे और क्षेत्रीय रियासतें कायम करने लगे, यानी रियासतों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक स्टेज पर यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकतें यानी सामने भारत में आई और अंग्रेजों ने पहले यहाँ एक छोटी सी कंपनी के रूप में यानी भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पर यानी कब्जा करने की उनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो हम ये जानेंगे कि जब उनकी दिलचस्पी भारत में राज्य करने की नहीं थी तो वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी कैसे बन बैठे, ये हम इस पाठ में जानेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, ये पढ़ेंगे हमें हेडिंग पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। जैसे आप देख सकते हैं ये है यहाँ से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 ये सन 1600 भी याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 1600 में भारत में आई थी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का मताधिकार यानी एकाधिकार मिल गया था। यानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक इजाज़तनामा तैयार हासिल कर लिया था जिससे कंपनी को पूर्व से यानी पूर्व में भारत में व्यापार करने का यानी समझौता या एकाधिकार मिल गया था। इजाज़तनामे का अर्थ था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी, ये इजाज़तनामे का आपने अर्थ बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, कि कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से ओढ़ नहीं कर सकती। ये मेन बात है कि कोई भी व्यापारिक जो कंपनी है वो इस इलाके में यानी पूर्व में कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ये इस तरह का इजाज़तनामा उन्होंने हासिल करवा लिया था। तो कंपनी इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से क्या करती थी, वह सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचती थी और कंपनी को दूसरी ओर अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का भी भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही इजाज़तनामा तैयार करवा लिया था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर यानी ज़्यादातर कंपनियां बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न होती तब भी वह सस्ती चीज़ें खरीदकर ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो कंपनी को ये फ़ायदा हो रहा था। वाणिज्य की परिभाषा आप यहाँ से याद करें कि एक ऐसा व्यवसाय उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है, उसे वाणिज्यिक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। लेकिन बेटा दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं, लेकिन शाही दस्तावेज, ये मेन बात है, लेकिन जो शाही दस्तावेज थे दूसरी यूरोपीय जो ताकत थी पूर्व के बाजार में आने से उनको नहीं रोक सके। जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। यानी क्या हुआ, भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। तो पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत पहुंचने इस समुद्री मार्ग का पता लगाया
और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच भी हिंद महासागर से व्यापार यानी तलाशने के लिए आए और कुछ ही समय बाद यानी फ्रांसीसी भी व्यापार करने के लिए भारत में आ गए। तो इसके बाद है बेटा, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी, यानी डच भी और फ्रांसीसी भी और ईस्ट इंडिया कंपनी भी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने यानी ये जो चीज़ें थी, सूती कपड़ा है जैसे रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भारत की यानी ये सब चीज़ें भारत में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और भारत की इन चीज़ों की यूरोपीय कंपनियों में बहुत अधिक मांग थी। और यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है बेटा मुकाबला, से भारतीय बाजारों में चीज़ों की कीमत यानी बढ़ने लगी। यानी जब भारतीय इन सब चीज़ों की यानी मांग बढ़ी तो इनकी कीमतें भी बढ़ने लगी और उनमें मिलने वाला मुनाफा यानी जो कंपनियों को जो मिलने वाला मुनाफा था वो कंपनियों को मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब क्या हुआ, अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि वे इस प्रतिस्पर्धा को यानी जो 3 कंपनियां आपस में माल खरीद रही है इस प्रतिस्पर्धा को ख़त्म कर दे। तो क्या हुआ, लिहाजा बाजारों पर कब्जे की होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कौन सी कंपनी किसी एक दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी, यानी तीनों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। इसके बाद है बेटा बढ़ने लगी और यह व्यापार हथियारों के सहारे यानी अब चल रहा था, क्योंकि जिसको भी मौका मिलता था एक दूसरे के जहाज़ों को डुबो देती थी और जिसके पास ज़्यादा हथियार या शक्तिशाली या ताकत होते थे वो जहाज़ को लेकर निकल जाते थे, नहीं तो जहाज़ डूब जाता था। व्यापार या चौकियों को किलेबंद के जरिए यानी सुरक्षित रखा जाता था, यानी चौकियों पर ध्यान रखा जाता कि कोई ऐसा तो नहीं है जो उसके जहाज़ को या उसके माल को डुबो दे। तो इस प्रकार अब अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव शुरू होने लगे और इस प्रकार व्यापार और राजनीति के एक दूसरे से अलग रखना कंपनी ने के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो अब देखेंगे कि कंपनी ने फिर इससे राहत पाने के लिए क्या किया। तो फिर कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फिर यानी अपना व्यापार शुरू कर दिया, यानी अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम अपनी ही कंपनी खोले और उसने फिर बंगाल में व्यापार करना यानी कंपनी ने शुरू कर दिया। तो ये हेडिंग बेटा हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू बेटा।